अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर हदीद और आज हम दूसरा लेक्चर जो है वो हम उसको स्टडी करेंगे। हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि हमारी जो लेक्चर सीरीज़ है इसमें हम लीनियर सर्किट एनालिसिस को हम स्टडी करेंगे और स्पेसिफ़िकली उर्दू के अंदर हम लोगों ने रिकॉर्डिंग करनी है इसकी, ताकि हमारा जो पाकिस्तान का जो तबका है जिसको कि जो कि फार फ्लंग एरिया से आता है वो सर्किट के कॉन्सेप्ट्स को इजीली जो है वो ग्रैब कर सके। तो हमने लास्ट टाइम जो डिस्कशन की थी वो बेसिक टर्मिनोलॉजी तक आई थी, जहाँ पर हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि सर्किट जो है हमारे पास उसमें नोड्स क्या होती हैं, मैश क्या होती है, पावर, एनर्जी, वोल्टेज, करंट और प्लानर सर्किट, नॉन प्लानर सर्किट, हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया था। और हमने ये कहा था कि हम इस लेक्चर के अंदर जो है हम सोर्सेज से स्टार्ट करेंगे और मज़ीद जो है वो सर्किट एनालिसिस का जो है वो हम इन डेप्थ जो है वो रिव्यू लेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे हम सबसे पहले देखेंगे कि सोर्स जो है हमारे पास वो क्या होता है, व्हाट इज़ द सोर्स। देखिए, सोर्स जो है हमारे पास वो कोई भी ऐसा डिवाइस है कि जो कि इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है हमें सप्लाई करे। फॉर दिस पर्टिकुलर केस हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऊपर ही हैं और इसमें काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बैटरी है। बैटरी जो है ये सोर्स है अगर ये हमारे पास डिस्चार्ज हालत में हो, यानी कि अगर बैटरी डिस्चार्जिंग हो रही हो तो बैटरी डिस्चार्ज की फॉर्म के अंदर जो है एज अ सोर्स एक्ट करती है। इसी तरह हमारे पास एक और जो एग्जांपल है वो हमारे पास है डायनेमो की या एक मोटर की। डायनेमो जो है हमारे पास मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन करता है, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन करता है, एंड देयरफॉर दिस इज आल्सो कंसिडर्ड अ सोर्स। इसी फॉर्म के अंदर अगर हम देखें कि ये जो दो हम लोगों ने एग्जांपल्स बयान की हैं, इनके अंदर मल्टीपल जो है वो फंक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक बैटरी जो है इफ़ इट इज़ जस्ट चार्जिंग, अगर एक बैटरी हमारे पास जो है वो चार्ज हो रही हो तो वो चार्जिंग की फॉर्म के अंदर हमारे पास इफ़ इट इज़ चार्ज्ड इन देन दिस इज़ एक्चुअली अ लोड, इट इज़ नॉट अ सोर्स। क्योंकि उस सूरत में जो हमने जो पैसिव साइन कन्वेंशन पढ़ी थी कि बैटरी के अंदर की तरफ करंट जा रहा होगा एंड देयरफॉर वी कैन नॉट कंसिडर कि इस टाइम वो एज अ सोर्स एक्ट कर रही है इस टाइम, और बैटरी जो है वो एज अ लोड एक्ट करेगी। इसी तरह हमारे पास जो है मैकेनिकल के अंदर हमारे पास अगर इलेक्ट्रिकल पावर से मैकेनिकल की पावर जनरेट हो रही है, यानी कि सेम मोटर जो है इट विल एक्ट देन एज अ लोड। हमारे पास एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि सोर्सेज जो हैं वो या तो एक कांस्टेंट हमारे पास जो है वो वोल्टेज को मेंटेन करके रखते हैं या वो कांस्टेंट जो है वो करंट को मेंटेन करके रखते हैं। सो वी हैव टू बेसिक टाइप्स ऑफ द सोर्सेज, वन इज़ अ वोल्टेज सोर्स एंड द सेकंड वन इज़ अ करंट सोर्स। ठीक है, अब वोल्टेज सोर्स क्या होगा हम उसको थोड़ी देर बाद देखेंगे, लेकिन वोल्टेज सोर्स जो है बहरहाल मेंटेन रखता है अपने टर्मिनल्स के अक्रॉस जो है वो एक कांस्टेंट वोल्टेज को, और करंट जो है वो करंट सोर्स अपने टर्मिनल्स के थ्रू जो है वो एक कांस्टेंट करंट जो है उसको वो फ्लो करवाता है। अभी हमारे पास इनके अंदर जो दो डिफरेंट किस्म के टाइप्स हैं वो देखेंगे कि हमारे पास जो वोल्टेज सोर्स हैं इनके अंदर हमेशा जो है एक प्लस और नेगेटिव का जो है वो साइन जो है वो रिप्रेजेंट होता है। हम इसको इस फॉर्म के अंदर भी रिप्रेजेंट करते हैं और ये सर्कल की फॉर्म के अंदर भी रिप्रेजेंट करते हैं। एंड रिमेंबर कि जो सर्कल की फॉर्म होती है दे रिप्रेजेंट एन इंडिपेंडेंट सोर्स। सो दिस इज एन इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के अंदर हमारे पास जो वोल्टेज सोर्स है वो इंडिपेंडेंट होता है, इसमें किसी और सर्किट एलिमेंट की कोई डिपेंडेंसी इस पर शामिल नहीं होती। इसी तरह हमारे पास जो करंट सोर्स है उसको एक एरो की फॉर्म के अंदर ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है एंड दिस इज नोन एज अ करंट सोर्स। करंट सोर्स जो है उसके अंदर हमारे पास एक एरो साइन होता है और एरो की डायरेक्शन जो है वो इंडिकेट करती है कि करंट जो है वो किस साइड से जो है वो सोर्स के बाहर निकल रहा है। सो इफ़ वी हैव दिस टाइप ऑफ अ सर्किट तो यहाँ पर हमारे पास करंट जो है वो इस साइड से अब बाहर की तरफ जा रहा है। करंट सोर्सेज प्रैक्टिकली जो है वो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग के हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे आजकल सोलर सेल्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, ये सारे के सारे जो सोलर सेल्स होते हैं दे आर बेसिकली अ करंट सोर्स एंड दे प्रोवाइड द करंट। इसी तरह हमारे पास वोल्टेज सोर्स के अंदर जो है कुछ एग्जांपल्स जो बड़ी ख़ास सुनी जाती हैं वो एक बैटरी जो है इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप। उस बैटरी के अलावा हमारे पास जो जनरेटर होता है इट्स अ वोल्टेज सोर्स। तो ये तो हो गया हमारे पास इंडिपेंडेंट। हम अगर हमने किसी भी वोल्टेज सोर्स को या करंट सोर्स को हमने एक डिपेंडेंट करंट या डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स बनाना हो तो उसके लिए एक डायमंड शेप जो है वो यूटिलाइज की जाती है, समथिंग लाइक दिस। इस डायमंड शेप के अंदर हमारे पास अगर प्लस और माइनस का साइन हो, दिस मीन्स कि ये जो सोर्स है ये एक वोल्टेज
सोर्स है, लेकिन बिकॉज इट इज़ नॉट अ सर्कल, इट्स अ डायमंड नाउ, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होगा। इसी तरह हमारे पास अगर एक डायमंड शेप के अंदर इफ़ वी हैव एन एरो हेड, तो ये एरो जो है ये रिप्रेजेंट करेगा एक करंट सोर्स को, लेकिन बिकॉज इट्स अगेन डायमंड, तो हम इसको जो है वो एक डिपेंडेंट सोर्सेज हम इसको कहेंगे कि ये दीज आर द डिपेंडेंट सोर्सेज। उसके बाद हमारे पास जो वोल्टेज सोर्स है उसकी कुछ टाइप्स हैं, दैट वी विल सी कि हमारे पास जो वोल्टेज सोर्स है उसकी कितनी टाइप्स हैं। सो एन आइडियल वोल्टेज सोर्स मेंटेन्स अ कांस्टेंट वोल्टेज अक्रॉस इट्स टर्मिनल रिगार्डलेस ऑफ द करंट इन द डिवाइस। और एक आइडियल डिपेंडेंट सोर्स हमारे पास वो होता है कि जिसकी वैल्यू डिटरमिन होती है बाय द वोल्टेज और करंट ऑफ द सेम लोकेशन इन द सर्किट। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने एक सर्किट बनाया और इस सर्किट के अंदर हमने यहाँ पे एक हम लोगों ने ये एक सर्किट छोटा सा हमने एक डेवलप किया और यहाँ पर हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस लगा दी। हम ये कहते हैं कि इसकी जो वैल्यू है ये, बिकॉज ये एक प्लस माइनस का साइन है, दिस इज ऑल्सो प्लस माइनस साइन, तो ये तो हमें पता लग गया कि ये तो एक डिपेंडेंट हमारे पास सोर्स जो है हमारे पास सिर्फ एक लगा हुआ है जो कि ये वाला है। ये वाला हमारे पास इंडिपेंडेंट सोर्स है और देयर इज सम रेजिस्टेंस। इसकी जो वैल्यू है वो किसी और चीज़ पर डिपेंड करेगी। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ये जो वैल्यू है ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये V है, VI है, एंड दिस इज VX। अब जो Vx है ये दो तरह से हो सकता है, या तो इसकी जो वैल्यू है विच इज़ सम एलिमेंट विच इज़ समथिंग जो कि मल्टीप्लाई हो सकता है, या तो इस करंट के ऊपर डिपेंडेंट हो सकता है या किसी वोल्टेज पर डिपेंडेंट हो सकता है। मसलन इसका क्रॉस वोल्टेज कितना है, इस पर भी ये डिपेंडेंट हो सकता है, वो इस करंट पर भी डिपेंड हो सकता है। तो हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। अगर तो हमारे पास जो है ये V(x) जो है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ दिस करंट I 5I है, हम कहते हैं कि ये जो Vx है ये 5I है। तो अगर ये I की वैल्यू 1 है तो ये 5 वोल्ट हो जाएगा, अगर I की वैल्यू 2 है तो ये 10 वोल्ट हो जाएगा। तो इस सूरत में ये होगा हमारे पास एक वोल्टेज ये होगा हमारे पास करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, ठीक है, क्योंकि इसके जो एम्पलीट्यूड है उसको कंट्रोल हम कहाँ से करें, इस करंट के थ्रू कर रहे हैं। अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पर कुछ वोल्टेज है V of R विच इज़ कंट्रोलिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस V(x) सच दैट हम ये कहें कि V(x) इज इक्वल टू 5 टाइम्स V of R। अब ये भी एक वोल्टेज क्वांटिटी है और रिजल्टेंट भी वोल्टेज है, देयरफॉर हम इसको क्या कहेंगे, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स हम इसको कहेंगे। और ये याद रखने वाली बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कोई भी डिपेंडेंट जो एलिमेंट होता है वो उसी सर्किट के अंदर मौजूद किसी और सर्किट की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। या तो वो वैल्यू जो है हमारे पास करंट हो सकती है, या वो वैल्यू हमारे पास जो है वो वोल्टेज हो सकती है। अब हम लोगों ने एक और बात की कि एक आइडियल वोल्टेज सोर्स जो है, अगर मैं इसका एक ग्राफ बनाऊँ, V और I का अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, सो इन दिस केस दिस शुड बी एन आइडियल वोल्टेज सोर्स, ठीक है, कि इट हैज़ टू मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज इररिस्पेक्टिव कि उसमें से करंट कितना गुजर रहा है। वो जीरो करंट के ऊपर भी उतना ही देगा और वो इन्फिनिट करंट के ऊपर भी उतना ही देगा, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। हर सर्किट की एक अपनी लिमिटेशंस होती हैं और कोई भी सोर्स जो है वो कभी भी किसी भी टाइम तक के लिए इन्फिनिट अमाउंट ऑफ पावर जो है वो नहीं दे सकता। तो वोल्टेज क्या होता है कि कुछ देर के बाद जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, और जो वोल्टेज हमारे पास हम समझते हैं कि इट शुड बी अ कांस्टेंट वैल्यू, वो कांस्टेंट नहीं रहती, बल्कि थोड़ी थोड़ी देर बाद के वो ऐसे गिरती चली जाती है, हत्ता कि एक पॉइंट आता है कि जहाँ पर वोल्टेज बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है जबकि करंट फ्लो कर रहा होता है। थ्योरेटिकली हम लोग जो हैं इस वैल्यू को थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकली हम इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट वैल्यू ऑफ द वोल्टेज सोर्स, जहाँ पे वोल्टेज सोर्स जीरो हो जाता है लेकिन करंट फ्लो कर रहा होता है। यानी कि हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर अगर हम इसको जीरो एक्सिस लें, जीरो पॉइंट लें, तो हमारे पास शॉर्ट सर्किट जो है वो हमारे पास
ज़ीरो होता है। अब शॉर्ट सर्किट जो है इट इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स नॉट अ वेरी फेवरेबल फिनोमेना, सो देयरफॉर हम इस को हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, और हम देखेंगे कि शॉर्ट सर्किट जो है उसको अवॉइड करने के काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, जिसके अंदर सर्किट ब्रेकर्स यूज़ होते हैं, हम फ्यूजेस लगाते हैं और कुछ मुख्तलिफ प्रोटेक्शन डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग अपनी चीज़ों को शॉर्ट सर्किट होने से बचाते हैं। वोल्टेज सोर्सेज के अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात जो ये है कि वो है कि वोल्टेज सोर्सेज के कनेक्शन कैसे होने हैं। तो याद रखने वाली बात ये है कि वोल्टेज सोर्सेज अगर पैरेलल के अंदर हमारे पास वोल्टेज सोर्सेज हैं हमारे पास, देन दे शुड हैव द सेम वोल्टेज। यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पर एक वोल्टेज लगा हुआ है, एक वोल्टेज यहाँ पर लगा हुआ है, अगर इनकी वैल्यूज सेम नहीं होंगी, एग्जैक्टली सेम नहीं होंगी, तो इनके दरमियान सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, विच इज़ अ डेंजरस फिनोमेना। लेकिन सीरीज़ के अंदर हमने अगर कोई सोर्सेज को लगाया हुआ है तो उसके अंदर हमारे पास जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ भी आ सकती हैं। तो इफ़ दिस इज़ अ 5 वोल्ट, ये 10 वोल्ट है, तो हमारे पास जो टोटल हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, वो हमारे पास कितना हो जाएगा, वो 15 वोल्ट हो जाएगा। सो हम लोग दो डिफरेंट वोल्टेज सोर्सेज को जो है वो यूज़ कर सकते हैं अगर वो सीरीज़ में लगे हुए हों, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास एक यहाँ पर 10 वोल्ट और ये 20 वोल्ट है। इन दिस केस सर्कुलेटिंग करंट डेंजरसली जो है वो फ्लो करेगा, और जो है ना वो सर्किट जो है ना वो एक डिजास्टर्स किस्म की सिचुएशन के अंदर जो है वो आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो डिपेंडेंट सोर्सेज हैं, हम उसकी तरफ भी ज़रा थोड़ा सा तवज्जो करते हैं कि डिपेंडेंट सोर्सेज जो है हमारे पास वो कैसे जो है हमारे ऑपरेट होते हैं। तो हमने एक चीज़ डिस्कस की कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक सर्किट है, इसको हम मज़ीद देख लेते हैं कि हमारे पास एक सर्किट है, इस सर्किट के अंदर हमारे पास कुछ एलिमेंट्स लगे हुए हैं, और यहाँ पे एक V2 है जो कि एक वोल्टेज पैदा हो रहा है, और यहाँ पर हमारे पास इस साइड पर वी हैव वोल्टेज सोर्स, और ये जो डिपेंडेंट सोर्सेज हैं ये हमने लगाए हैं 5 टाइम्स V2, और यहाँ पे हमने इसको VFL ले लिया है। अब अगर हमने इसकी वैल्यू को निकालना है, इस वैल्यू को कि V2 की वैल्यू कितनी है, तो सपोज दैट हमें पता लगा कि V2 की वैल्यू जो है वो 3 वोल्ट है। तो अब ये जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लगाया हुआ है, बिकॉज इट इज़ दिस डिपेंडेंट सोर्स इज एक्चुअली रिलाइंग ऑन द वैल्यू ऑफ V2, सो ये वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स होगा। सो अब 5 इंटू V2 का मतलब क्या है, V2 की अगर वैल्यू 3 है तो दिस इज इक्वल टू 15 वोल्ट। सो दिस इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। बेसिकली जो हमारे पास डिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हों या करंट कंट्रोल डिपेंडेंट सोर्सेज हों, ये हमारे पास ट्रांजिस्टर की मॉडलिंग के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। जहाँ पर हम लोग BJT के सर्किट्स वगैरह बनाते हैं और एम्पलीफायर की तरफ लेकर जाते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास जो जिस तरह बेस करंट जो है और कलेक्टर करंट जो है ये आपस में एक फैक्टर अल्फा बीटा के थ्रू जो है वो आपस में लिंक्ड इन होते हैं। तो हम लोग जब इस चीज़ को लीनियराइज सर्किट फॉर्म के अंदर लेकर आते हैं, तो उस सूरत के अंदर हमारे पास डिपेंडेंट सोर्सेज जो हैं वो प्रैक्टिकली जो है वो रियलाइज हो जाती हैं। ऑल्दो कि प्रैक्टिकली हमारे पास ये इंटरनली अंदर एक्ट हो रहे होते हैं, लेकिन दिस फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लीनियर सर्किट एनालिसिस। इसी तरह हमारे पास एक करंट सोर्सेज हैं। करंट सोर्सेज के अंदर भी बेसिकली यही स्टोरीज हैं कि करंट सोर्स जो होता है वो हमारे पास जो है वो एक इंडिपेंडेंट है, हमारे पास जो है वो एक करंट सोर्स है जिसने एक कांस्टेंट करंट को प्रोवाइड करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस इट्स टर्मिनल। लेकिन प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल एज यू मूव अलोंग, क्योंकि इसके पास भी फाइनाइट पावर डिलीवर करने की कैपेसिटी नहीं होती, तो ये भी आहिस्ता आहिस्ता जो है ये नीचे गिर जाता है, हत्ता कि एक पॉइंट आता है जहाँ पर हमारे पास जो है वो वोल्टेज तो होता है लेकिन करंट नहीं होता, और इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं ओपन सर्किट फिनोमेना। इस ओपन सर्किट फिनोमेना के अंदर इफ देखें कि ओपन सर्किट नॉर्मली जो है वो इतना कोई डेंजरस फिनोमेना नहीं होता है, क्योंकि करंट फ्लो अगर ना हो रहा हो तो हमारे पास जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है डिवाइसेस जो है वो सेफ कंडीशंस के अंदर ही हमारे पास रहती हैं। ऑल्दो कि इन रेयर केसेस, इन सम केसेस हम ये कह सकते हैं कि अगर जो वोल्टेज है इट शुड नॉट बी डेंजरसली हाई, क्योंकि वोल्टेजेस जो हैं वो इंसुलेशन ऑफ अ सिस्टम के ऊपर जो है वो डायरेक्टली जो है वो अफेक्ट करते हैं। इसी तरह हमारे पास करंट सोर्स जो है इसकी भी 2-3 टाइप्स हैं। एक तो ये है कि अगर हमारे पास एक करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स है तो वो करंट कंट्रोल करंट सोर्स को किसी सर्किट एलिमेंट के अंदर से गुजरने वाला जो है वो करंट जो है वो कंट्रोल कर रहा होगा। इसी तरह एक दूसरा जो एलिमेंट है उसके अंदर हमारे पास है वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, के करंट सोर्स तो लगा हुआ है लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो किसी सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसके ऊपर वो डिपेंडेंट होगी। ठीक है, तो अब हम इससे मज़ीद आगे थोड़ा सा चलेंगे, करंट सोर्सेज के कनेक्शन कैसे हो सकते हैं। देखिए करंट सोर्सेज जो हैं सीरीज़ के अंदर हमारे पास करंट जो है वो इट शुड ऑलवेज बी द सेम करंट। ठीक है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि पीछे से हमारे पास 1 एम्पेयर करंट आ रहा हो और आगे जाके एकदम से यहाँ पे 2 एम्पेयर हो जाए, क्योंकि ये सारा करंट जो है इट इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और देयर इज़ ओनली वन पाथ, तो ये करंट जो है ये कभी भी जो है वो डिफरेंट नहीं हो सकता। सो देयरफॉर अगर हमने करंट सोर्सेज को लगाना है और
दो करंट सोर्सेज को हमने सीरीज़ में लगाना है तो उन दोनों की जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इन दिस केस अगर ये 2 एम्पेयर का है तो ये भी 2 एम्पेयर का होना चाहिए। लेकिन अगर पैरेलल के अंदर लगा हुआ है तो वहाँ पर हमारे पास ये प्रोविज़न मौजूद है कि हम दो डिफरेंट किस्म के करंट सोर्सेज को हम यहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि ये 2 एम्पेयर का है, ये 3 एम्पेयर का है, तो हम कहेंगे कि टोटल करंट जो यहाँ से निकल रहा होगा वो 5 एम्पेयर का निकल रहा होगा। सो हमारे पास वोल्टेज और करंट सोर्सेज के जो है हमारे पास जो है वो कुछ लॉज हैं, हमारे पास कुछ रूल्स हैं जो कि हम लिखेंगे। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स। पहला रूल जो है हमारे पास ये है रूल नंबर 1, और रूल नंबर 1 ये है कि फॉर ऑल डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज current cannot be determined in the source as a function of terminal voltage। ये पहला रूल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। रूल ये कहता है कि किसी भी वोल्टेज सोर्स के लिए, चाहे वो डिपेंडेंट है विद अ सर्कल और चाहे वो डिपेंडेंट है विद अ डायमंड शेप, चाहे वो इंडिपेंडेंट है विद अ सर्कल फॉर्म, हम उसमें से निकलने वाले करंट को डिटरमिन नहीं कर सकते बेस्ड ऑन दिस टर्मिनल वोल्टेज। फॉर एग्जांपल ये एक मैंने सोर्स सर्किट लगाया, ये है 10 वोल्ट का। आप इस 10 वोल्ट की इंफॉर्मेशन के ऊपर कि हमें पता है कि यहाँ पे 10 वोल्ट मिल रहे हैं, आप ये नहीं बता सकते कि इसमें से करंट कितना निकल रहा है। ये चीज़ डिफाइन करेगी आपके सर्किट का एलिमेंट के जो कि उसके सर्किट के अंदर ही लगा हुआ होगा, वो बताएगा कि कितना करंट जो है इसमें से ड्रॉ होगा। इसी तरह रूल नंबर 2 वो क्या है कि फॉर ऑल डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेज voltage cannot be determined in the across the source as a function of terminal current। ठीक है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर हमारे पास हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक करंट सोर्स लगा हुआ है, ये करंट सोर्स है 5 एम्पेयर का। आप इस 5 एम्पेयर को ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर जो वोल्टेज आ रहा है कितना आ रहा है, आप ये नहीं बता सकते कि व्हाट इज़ द वोल्टेज हियर, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये आप इस 5 एम्पेयर की टर्मिनल की जो करंट जो निकल रहा है, जिस टर्मिनल से लीव कर रहा है, इसकी इन्फॉर्मेशन की बेस पर आप ये चीज़ नहीं बता सकते। ये चीज़ अगेन सर्किट का जो ओवरऑल हमारे पास स्ट्रक्चर होगा वो डिफाइन करेगा कि इसके अंदर हमारे पास जो है वैल्यू है वोल्टेज की वो कितनी होगी। फॉर एनी डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट करंट सोर्स हो, हम इसके टर्मिनल के वोल्टेज को डायरेक्टली इस बेस्ड ऑन दिस फॉर्मेशन के 5 एम्पीयर का करंट है, इसमें से 10 वोल्ट होना चाहिए, ऐसे ही जो है हम बात वो नहीं कर सकते। और रूल नंबर 3 ये है, बेसिकली इट्स नॉट अ रूल एक्चुअली, इट इज़ जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। और वो ऑब्जर्वेशन क्या है कि सम सोर्सेज have the capability to sync। सिंक का मतलब क्या है, जैसे हमने बैटरी की बात की कि बैटरी जो है ये सिर्फ एक साइड पर करंट दे ही नहीं रही बल्कि करंट ले भी सकती है, लेकिन ये कुछ सोर्सेज के लिए ही है। मसलन आपके पास एक फोटोवोल्टिक पैनल लगा हुआ है, आप उस पैनल के अंदर करंट इंजेक्ट करने का रिस्क नहीं ले सकते, अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू डैमेज इट। इसी तरह कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं कि जिसके अंदर से आप करंट ले भी सकते हैं और करंट दे भी सकते हैं। हमने दो पहले एग्जांपल हमने डिस्कस की हैं। एक एग्जांपल हमने जो डिस्कस की वो बैटरी की एग्जांपल डिस्कस की। बैटरी के केस के अंदर हमारे पास बैटरी जो है इट इज़ केपेबल ऑफ चार्जिंग एज वेल एज डिस्चार्जिंग। इसी तरह डायनामो है जो कि एक मैकेनिकल डिवाइस है, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में एनर्जी भी कन्वर्ट होती है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल उसको एनर्जी दी जाए तो वो मैकेनिकल के अंदर भी उसको कन्वर्ट करता है। इसके अलावा हमारे पास इससे हम मज़ीद अगर थोड़ा सा हम आगे आएँ तो हमारे पास जो है एक इम्पॉर्टेंट जो फिनोमेना है दैट इज़ दी सम स्पेशल केसेस। ठीक है जी,
कुछ स्पेशल केसेस को देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको मज़ीद आगे सिस्टम को लेकर चलते हैं। स्पेशल केसेस के अंदर हमारे पास पहला केस ये है कि ओपन सर्किट क्या है। ओपन सर्किट हमारे पास ओपन सर्किट क्या है हमारे पास ओपन सर्किट इज एन आइडियल करंट सोर्स हैविंग I इज इक्वल टू 0। इट्स अ स्पेशल केस कि ओपन सर्किट होता है एन आइडियल करंट सोर्स हैविंग I equals to 0 and voltage across the open circuit is determined by other components। इसी तरह हमारे पास जो शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट इज एन आइडियल voltage source having V is equal to 0। so if the V is equal to 0, this means कि हमारे पास जो है ये डिवाइस जो है ये शॉर्ट सर्किट हुई है, ये इफेक्ट पावर है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पावर, नो पावर इज एब्जॉर्ब्ड और डिलीवर्ड इन दीज केसेस। इसका हम थोड़ा सा आगे भी जब सर्किट थ्योरी हम जाएंगे मजीद तो हमें पता लग जाएगा। वो इसलिए कि जब पावर होती है ये प्रोडक्ट होता है हमारे पास P इज इक्वल टू V इंटू आई। अगर हमारे पास किसी भी एलिमेंट के क्रॉस हमारे पास वोल्टेज ज़ीरो है या करंट ज़ीरो है, वोल्टेज ज़ीरो है, अगर ये शॉर्टेड पाथ है या इट्स एन ओपन सर्किट विद I इक्वल्स टू 0, तो हमारा पावर जो है वो ज़ीरो होगी। तो ना तो वो कोई पावर डिलीवर कर रहा होगा और ना वो कोई पावर जो है वो एब्जॉर्व कर रहा होगा। अब हमारे पास इन सोर्सेज का हम समराइज़ कर लेते हैं और उसके बाद हम एक छोटे सा एक वर्चुअल सा टेस्ट लेंगे छोटा सा, टू सी कि हमारे पास जो चीज़ हमने अब तक समझी है वो चीज़ हम समझ सकें कि नहीं समझ सकें। समरी क्या है? समरी ये है कि अगर मेरे पास दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस, दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस, और ये VA है और ये VB है, तो ये चीज़ मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ VA प्लस VB। और अगर मेरे पास यही चीज़ इस फॉर्म में है तो मैं इसको लिख सकता हूँ VA माइनस VB, ठीक है, दिस इज प्लस एंड दिस इज नेगेटिव। सेम इज द करंट। सीरीज सर्किट के अंदर एक तीसरी जो हमारे पास एक ऑप्शन है वो है दिस टू, इफ दिस इज I ऑफ A एंड दिस इज I ऑफ B, दिस इज नॉट अलाउड, क्योंकि सीरीज के अंदर हमने पढ़ा कि इस करंट जो है वो सेम होना चाहिए। इसी तरह हमारे पास वी कैन हैव I of A and I of B that is equal to a single current source with I of A minus I of B। नीचे दूसरे लेवल पर हमारे पास क्या है कि we have opposite direction में है I of A and I of B, and of course because they are in series तो ये सर्किट जो है ये बेसिकली इस तरह से सर्किट बनेगा, that is equal to some current source I of A minus I of B। और जो तीसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास इस केस के अंदर बनती है वो है कि if we have two sources V of A and V of B, they are simply not allowed because voltage sources cannot be connected in parallel if they have the different values। और ये डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं ये हमने देखी हैं कि VA और B जो है ये बेसिकली दो डिफरेंट वैल्यूज़ को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमारे पास हम एक छोटा सा जो है वो टेस्ट लेंगे, आप लोग इस चीज़ को जो है वो पॉज करके खुद अपना आप इम्तहान चेक कर दीजिएगा और उसके बाद यू कैन लेटर ऑन प्ले दिस थिंग्स। कनेक्शन टेस्ट, ठीक है जी। कनेक्शन टेस्ट क्या क्या है? मैं 4 कनेक्शंस बनाऊंगा
और आपको बताना होगा कि क्या ये कनेक्शन जो है ये सही बने कि नहीं बने। 5 एम्पेयर 10 volt, this is the first thing. The second is 5 ampere 5 volt plus minus V delta, and this is plus minus 3 times V delta. Then we have एक और सर्किट बनाते हैं, I delta, this is 2 ampere, and this current which is flowing in here is IF delta. उसके बाद we have three times V delta, and this is V delta, and the last one is इनमें से चेक करके बताएं कि कौन कौन सा जो कनेक्शन टेस्ट है वो कनेक्शन हमारे पास अलाउेबल है और कौन कौन से अलाउेबल नहीं है। हम इन द मीन वाइल थोड़ा सा मज़ीद आगे चलते हैं और फिर वापस इस कनेक्शन टेस्ट के ऊपर हम वापस आते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो हैं हमने उनको रिवाइज करना है। पावर एग्जांपल एक हम लोग देखते हैं। पावर एग्जांपल के अंदर I have element number 4 plus negative 8 volt. Current is entering in here with 2 ampere. This is plus minus 12 volt, and this is 1 ampere. And this is 12 volt, this is 2 ampere, this is element number 2, so we have basically few elements, and we need to find out and we need to calculate the power absorbed by each element in the network. So the first one, let us consider with this first one, P1. Current is leaving the negative terminal and it is actually entering the positive terminal. So ये क्या है, P positive होगी V into I, and that is equal to 16 into 1 is equal to 16 watt. P2, which is the power across the second element, current is entering the positive terminal, that is why it is leaving here. So P is equal to V into I is 4 into 1 is equal to 4 watt. For P3 it is equal to, this is 1 ampere current which is entering the positive terminal, so it is 12 into 1 is equal to 12 watt. P4 is equal to, P4 हमारे पास किसके बराबर होगा, 8 into 2 is equal to 16 watt, because again
दिस 2 एम्पेयर इज एक्चुअली एंटरिंग द पॉजिटिव टर्मिनल। इसी तरह हमारे पास दो वोल्टेज सोर्सेज लगे हुए हैं। सो P24 विच इज P24 इज द पावर अक्रॉस दिस 24 वोल्ट सोर्स और द पावर डिलीवर्ड बाय दिस, इसमें करंट नेगेटिव से एंटर हो रहा है और पॉजिटिव से निकल रहा है। सो देयरफॉर जो पावर होगी वो -V इंटू आई होगी, दैट इज इक्वल टू 24 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 72 वाट विद नेगेटिव साइन शोइंग कि ये पावर जो है वो डिलीवर कर रहा है। इसी तरह हमारे पास P12 है। P12 के अंदर जो करंट है वो पॉजिटिव के अंदर एंटर हो रहा है, लिहाजा ये वोल्टेज सोर्स है लेकिन ये करंट को सिंक कर रहा है, ये करंट को सोर्स नहीं कर रहा। सो हमारे पास जो P12 है उसमें 12 वोल्ट का सोर्स है, 2 करंट का रहा है, इट इज़ 24 वाट जो है ये पावर एब्जॉर्व कर रहा है। सिर्फ हमारे पास इस पूरे केस के अंदर P24 जो है वो हमारे पास जो है वो पावर जो है वो डिलीवर कर रहा है, बाकी सब पावर एब्जॉर्व कर रहे हैं। अब हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि किसी भी सर्किट के अंदर जो पावर डिलीवर होती है वही पावर टोटल एब्जॉर्व भी होती है। सो अगर हम देखें कि हमारे पास P24 शुड बी इक्वल टू P4 प्लस P1 प्लस P3 प्लस P2 प्लस P12। सो दिस इज इक्वल टू 72, P4 इज 16, P1 is 16 plus 12 plus P2 is 4 plus 24. So that is equal to 72, right? So 72 is equal to 72. So power delivered is equal to the power absorbed by the circuit. Yes. So अब हम वापस जाते हैं इस कनेक्शन टेस्ट की तरफ and we will see कि इस कनेक्शन टेस्ट के अंदर हमारे पास क्या चीज़ जो है वो ठीक आ रही है और क्या चीज़ हमारे पास जो है वो गलत आ रही है। नाउ इफ़ यू सी इन हियर, वोल्टेज सोर्स के टर्मिनल्स के क्रॉस 10 वोल्ट्स मौजूद है, यस मौजूद है, इसमें कोई और दूसरा सर्किट नहीं है। 5 एम्पीयर करंट फ्लो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वोल्टेज सोर्स का काम जो है वो कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ द करंट ड्रॉन बाय दैट, देयरफॉर ये सर्किट दोनों बिल्कुल ठीक है। इस केस के अंदर वी हैव V डेल्टा, दो वोल्टेज सोर्स लगे हुए इन पैरेलल, एक का 5 वोल्ट है और दूसरा जो है हमारे पास वो है 3V डेल्टा। अब V डेल्टा जो है इट इज़ अ वोल्टेज अक्रॉस द टू डिवाइसेज एंड, और यहाँ से हमें पता लग रहा है कि इट इज़ 5 वोल्ट। तो यहाँ अगर हम 5 वोल्ट V डेल्टा को कंसिडर कर लें तो यहाँ पे 15 वोल्ट बनते हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल, देयरफॉर दिस इज़ अ रॉन्ग सर्किट, दिस सर्किट कनेक्शन इज़ एक्चुअली नॉट पॉसिबल। इसी तरह अगर हम यहाँ पर आएँ तो 2 एम्पीयर का करंट जो यहाँ से फ्लो कर रहा है। अब अगर ये 2 एम्पीयर का करंट जो है इट इज़ द सेम करंट विच इज़ I डेल्टा, सो दिस शुड बी -6 एम्पीयर। लेकिन एक सीरीज सर्किट के अंदर हमारे पास जो है वो करंट डिफरेंट नहीं हो सकता, देयरफॉर दिस सर्किट इज ऑल्सो रॉन्ग सर्किट। अगर हम इस सर्किट के बीच में आए तो हमारे पास यहाँ पर 5 वोल्ट है और V डेल्टा है और ये 3 टाइम्स V डेल्टा है, बट सी इस सर्किट में सर्किट में फ़र्क ये है कि हमारे पास यहाँ पर इस तरह करंट सोर्स और करंट जो है वो वोल्टेज के साथ जो है वो डिफर कर सकता है, उसका कोई इतना मसला नहीं है। देयरफॉर ये 5 वोल्ट भी रहेगा और ये 15 एम्पीयर का करंट सर्कुलेट कर रहा है, सो दिस सर्किट इज ऑल्सो ओके। एज फार एज दिस सर्किट इज कंसर्न, यहाँ पे 2 एम्पीयर का हमारे पास डिपेंडेंट करंट सोर्स है विच इज़ I डेल्टा, क्योंकि एक ही सीरीज में करंट सेम होता है, सो हमारे पास यहाँ पर 2 एम्पीयर का करंट भी फ्लो कर सकता है और एज अ रिजल्ट यहाँ पर इंटरनली इट्स अ वोल्टेज सोर्स, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है लेकिन करंट पर डिपेंड कर रहा है, तो हमारे पास यहाँ पर 8 एम्पीयर का जो है वो करंट फ्लो करेगा। सो दिस सर्किट इज ऑल्सो एन ओके सर्किट, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस पर्टिकुलर सर्किट। अब हम थोड़ा सा मज़ीद आगे जाएंगे और हम देखेंगे कि हमारे पास जो सर्किट एलिमेंट्स हैं उसके अंदर हमने चीज़ें तो देख ली, अब सर्किट के कुछ लॉज के ऊपर भी अगर हम आ रहे हैं। सो वी हैव द फर्स्ट थिंग इन हियर इज द रेजिस्टेंस is a resistance of any given circuit। रेजिस्टेंस हमारे पास जो है किसी भी सर्किट के अंदर जो है वो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है डिवाइस की कि जो कि फ्लो ऑफ करंट को अपोज करती है। उसकी रीज़न क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो कर रहे होते हैं किसी भी एक कंडक्टर के अंदर, तो वो जो सर्किट का जो उस कंडक्टर का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है उसके एटॉमिक पार्टिकल के साथ जो है वो उनका टकराव होता है, और वो जो टकराव होता है वो इलास्टिक नहीं होता है कि जितना आगे गया उससे आगे वो निकल गया, बल्कि वो जो टकराव होता है वो नॉन इलास्टिक होता है। एज अ रिजल्ट हमारे पास जो है वो एनर्जी जो है वो लॉस्ट होती है, विच इज़ वी टर्म्ड एज अ पोटेंशियल ड्रॉप या वोल्टेज ड्रॉप हम कहते हैं, क्रॉस होती है। कंडक्टर्स हैं हमारे पास, चूँकि वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, देयरफॉर उनकी रेजिस्टेंस कम होती है, इंसुलेटर्स की जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। 1827 के अंदर, बैक इन 1827 एक साइंटिस्ट थे, उसका नाम था जॉर्ज साइमन ओहम। इसने ओहम्स लॉ को रिप्रेजेंट किया था
और इसने कहा था कि वोल्टेज और करंट जो है किसी भी रेजिस्टिव सर्किट के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं V इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू I इंटू R at a constant temperature. So we symbolize it with this type of a symbol ohm. और रेजिस्टेंस जो है हमारे पास उसके जो फिजिकल सर्किट के अंदर हम उसको इस पैरामीटर से रिप्रेजेंट करते हैं. समटाइम्स अगर कि एक रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू वेरिएबल है तो उसको हम इस फॉर्म के अंदर भी रिप्रेजेंट करते हैं. एंड समटाइम्स वी रिप्रेजेंटेड विद इन दिस फॉर्म विच इज़ नोन एज द पॉट और द पोटेंशियोमीटर. रेजिस्टेंस हमारे पास जो है अगर किसी भी जगह की इफ फॉर अ शॉर्टेड पाथ, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो तारे हैं और हमने उसको एक कंडक्टर के साथ जोड़ दिया है, सो इन दिस केस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0. और अगर हमारे पास एक यहाँ पर हम जगह को ओपन सर्किट छोड़ दें तो हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इन्फिनिटी. ऑल्दो कि इन्फिनिटी नहीं होती लेकिन बहुत हाई होती है क्योंकि द प्रेजेंस ऑफ एयर इनसाइड दिस जो है वो परमिट नहीं करती करंट को इधर से इधर जाने में. लेकिन अगर बहुत ही हाई वोल्टेज अप्लाई हो जाए तो ये एयर का जो इंसुलेशन लेवल होता है वो ब्रेक डाउन होकर करंट का फ्लो स्टार्ट भी हो सकता है. बट फॉर दिस सर्किट इज कंसर्न कहीं भी कोई शॉर्ट सर्किट होगा तो हम उसके रेजिस्टेंस को 0 लेंगे और कहीं पर अगर ओपन सर्किट होगा तो हम वहाँ पर रेजिस्टेंस को इन्फिनिटी लेंगे. इसी तरह हमारे पास एक सवाल ये पैदा होता है कि एक आइडियल रेजिस्टेंस क्या होती है. मतलब रेजिस्टेंस हमने देख ली कि ठीक है होती है, मगर आइडियल रेजिस्टेंस क्या होती है. देखिए आइडियल रेजिस्टेंस की ना कुछ जो है वो हमारे पास जो है ना प्रॉपर्टीज़ हैं. पहली बात है कि एन आइडियल रेजिस्टेंस इज अ कांस्टेंट वैल्यू. ठीक है, इट इज कांस्टेंट. दैट इज इट डू नॉट डिपेंड्स अपॉन इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट दैट इज अप्लाइड अक्रॉस एंड थ्रू इट. इट्स अ वैल्यू कांस्टेंट. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास 10 ओम की एक रेजिस्टेंस है ना, एक आइडियल रेजिस्टेंस क्या होगी तो ये 10 ओम की आइडियल रेजिस्टेंस जो है इसके ऊपर किसी भी इन दो फैक्टर्स का फर्क नहीं होना चाहिए. इट शुड ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इट इज बायलैटरल. बायलैटरल का मतलब ये है कि अगर मेरे पास मैंने वोल्टेज इस तरह लगाया हुआ है प्लस माइनस के साथ तो करंट मेरे पास इस तरह मूव कर रहा है. अगर मैं वोल्टेज को इधर लगाकर इस तरह की पोलैरिटी में दे दूं तो मेरे पास करंट की डायरेक्शन जो है वो भी रिवर्स हो जाए. सो हमारे पास पोलैरिटी ऑफ द वोल्टेज शुड एक्चुअली रिवर्स द पोलैरिटी ऑफ द करंट एंड वाइस वर्सा. ठीक है, सो ये बायलैटरल होना चाहिए. दूसरी चीज़ क्या है, इट शुड बी बायलैटरल. उसके बाद नंबर 3 क्या, इट शुड बी लम्प्ड. लम्प्ड का मतलब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. और जो चौथी चीज़ है वो क्या है, एक हमारे पास लीनियर जो एलिमेंट होता है इट्स अ लीनियर टाइम इनवेरिएंट रेजिस्टर. इनवेरिएंट हमारे पास डिवाइस है जिस पर किसी चीज़ को कोई फर्क नहीं होता. सो ये हमारे पास जो है एक आइडियल रेजिस्टेंस आ गई. ओहम्स लॉ जो है जो कि हमने अभी देखा कि इट इज़ अ फंक्शन ऑफ V इज इक्वल टू I इंटू R. सो हम लोग इसी ओहम्स लॉ की मदद से इट इज़ अ वेरी वाइडली यूज, परहैप्स द मोस्ट वाइडली यूज सर्किट लॉ इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. इसमें I की वैल्यू जो है वो फिर हमारे पास V ओवर R की फॉर्म के अंदर आ जाएगी. अब रेजिस्टेंस जो है जब रेजिस्ट होगी तो हमने सोना कि जो इलेक्ट्रॉन जब आके कोलाइड करते हैं तो वो नॉन इलास्टिक किस्म का कोलिजन होता है और इसलिए इसके अंदर जो लॉसेज होते हैं हमारे पास वो पोटेंशियल ड्रॉप के लाते हैं. तो लॉसेज हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ हीट जो है वो डिसिपेट हो जाते हैं. सो हमारे पास जो पावर होगी अक्रॉस एनी रेजिस्टेंस तो वो हमारे पास क्या होगी कि अगर हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और इसके क्रॉस जी हमने वोल्टेज दिया हुआ है और करंट हमारे इस डायरेक्शन में जा रहा है. सो पावर जो होगी वो 3 तरीके से रिप्रेजेंट हो सकती है. नंबर 1 P इज इक्वल टू V इंटू आई, या हम लोग V इज इक्वल टू आई आर करते हुए P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर भी कर सकते हैं. सिमिलरली I इज इक्वल टू V ओवर R है, सो P इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R. इन तीनों मदद से वी कैन फाइंड आउट द पावर विच इज डिसिपेटेड अक्रॉस एनी गिवन रेजिस्टेंस. उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी का रेसिप्रोकल अगर हम ले लें तो हमें कंडक्टिविटी मिलती है. मसलन फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास एक सर्किट है, उसकी कंडक्टिविटी कितनी है तो वो डेट इज इक्वल टू रिप्रेजेंटेड बाय G. इसको साइमन कहते हैं, यूनिट इज सीमेंस, और मोहो जो है वो इसका ऐसा उल्टा हमारे पास साइन होता है. अब फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक रेजिस्टेंस 8 ओम की है, इसकी रेजिस्टेंस 8 ओम पर है तो हम कहेंगे कि इसकी कंडक्टेंस जो है वो 0.125 सीमेंस होगी. ठीक है, तो ये हमारे पास एक चीज़ है. और P इज इक्वल टू V स्क्वायर इंटू G होता है या P इज इक्वल टू आई स्क्वायर ओवर G होता है. एक्सप्रेसली इसका दोनों का ऑपोजिट जो है वो हमारे पास वो चीज़ आ जाएगी. अच्छा, इसी सिलसिले के अंदर हमारे पास एक और चीज़ ये है कि हम किसी भी सर्किट मॉडल को, हम किसी भी एक सर्किट के एलिमेंट को हम मॉडल कर सकते हैं
बेस्ड ऑन दी टर्मिनल करेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक डिवाइस ऐसे लगी हुई है और मैं उसके वोल्टेज और करंट को मैं मॉनिटर कर रहा हूँ और मैंने ये चीज़ फाइंड आउट की कि मेरे पास जो वोल्टेज और करंट है वो मेरे पास एक टेबल की फॉर्म के अंदर मैंने नोट डाउन कर लिया और वो ये कहा कि जब वोल्टेज V था और यहाँ पे I था, जब वोल्टेज मैंने -40 वोल्ट दिए तो करंट -10 एम्पेयर था। जब मैंने वोल्टेज को -20 किया तो ये -5 हो गया। जब 0 वोल्ट दिया तो 0 करंट हो गया। इसी तरह मैं इसको 20 पर गया हूँ तो ये 5 हो गया, 40 पर गया तो 10 हो गया। तो इसके अंदर सर्किट को किस तरीके से मैं मॉडल कर सकता हूँ, मतलब अंदर क्या चीज़ लगी हो सकती है। तो एक चीज़ तो ये है कि मैं अगर इसको प्लॉट कर लूँ इस चीज़ को तो इट्स एक्चुअली अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और मैं ये कह सकता हूँ कि जो वोल्टेज है, वोल्टेज इज रिलेटेड टू द करंट बाय अ फैक्टर ऑफ 4, ठीक है। सो मैं चूँकि V/IR जो है वो भी एक लीनियर फिनोमिना को रिप्रेजेंट करती है, तो मैं कह सकता हूँ कि इस सर्किट के अंदर जो डिवाइस लगी हुई है इट इज़ एक्चुअली आवर बॉक्स इज बिहेविंग लाइक अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, ठीक है। 4 ओम के रेजिस्टेंस के तौर पे ये जो बॉक्स है ये हमारे पास बिहेव जो है वो कर रहा है। इसी तरह हमारे पास अब जो सर्किट है वो कब हमारे पास लीनियर कब होगा, तो सर्किट जो है हमारे पास वो लीनियर जो है वो दो फॉर्म के अंदर जो है हमारे पास सर्किट जो है वो अपनी लीनियरिटी जो है उसको जो है वो शो करा सकता है। पहली लीनियरिटी की इसकी प्रॉपर्टी क्या है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, कि सुपरपोजिशन की जो प्रॉपर्टी है ना वो हमारे पास जो है वो एडॉप्ट होनी चाहिए। सुपरपोजिशन क्या कहता है, सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहता है कि अगर I1 मैंने अप्लाई किया और V1 प्रोड्यूस हुआ तो फिर अगर मैं इसको I2 दूं तो मेरे पास V2 जो है वो प्रोड्यूस होना चाहिए। और फर्दर मोर I1 प्लस I2 शुड गिव मी V1 प्लस V2, ठीक है। ये तो होगी सुपरपोजिशन, पहली प्रॉपर्टी तो ये है। और दूसरी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी है होमोजेनिटी की प्रॉपर्टी है। होमोजेनिटी की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर I जो है वो V प्रोड्यूस कर रहा है और मैं I को एक फैक्टर बीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो V जो है वो भी वेक्टर ऑफ बीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये चीज़ जो है ये हमारे पास जो है ये कैसे हमारे पास अडॉप्ट हो रही है। देखें, सपोज दैट हमने अभी ये चीज़ बताई कि हमारे पास जो एक ओहम्स लॉ है V/IR, ये एक डिवाइस के पैरामीटर्स हैं, एक एलिमेंट है उसके करेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमारे पास V/IR है। क्या ये एक लीनियर एलिमेंट है या नहीं, इसको देखने के लिए हम इन दो प्रॉपर्टीज को इस पर चेक करके देखते हैं। सपोज दैट कि हमने इसको V1 अप्लाई किया तो मेरे पास R/I1 आ गया। जब मैंने V2 इसके ऊपर अप्लाई किया तो मेरे पास R/I2 आ गया। अब अगर मैं V1 प्लस V2 करूं तो मेरे पास रिजल्ट आएगा R/I1 प्लस R/I2। और चूंकि R जो है वो दोनों के लिए सेम है तो R/I1 प्लस I एंड देयरफॉर इन दोनों की ये जो सम है ये इधर भी रिफ्लेक्ट हो रही है, जो कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 को रिप्रेजेंट करती है। देयरफॉर पहली प्रॉपर्टी इसके बिल्कुल सेम साबित होगी। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर मेरे पास कोई एक चीज़ मैं अप्लाई करता हूँ, उस पर फॉर एग्जाम्पल करंट अप्लाई किया और कुछ वोल्टेज पैदा हुआ, और अगर मैं करंट को बीटा के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास वोल्टेज जो है वो भी बीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये होमोजेनिटी की प्रॉपर्टी है। सो लेट अस सी V1 इज इक्वल टू R/I1, V2 और I2 हमारे पास एक दूसरा करंट है जो पैदा हो रहा है विच इज़ K/I1। अब मेरे पास V2 जो है मैंने अप्लाई किया तो ये R/I2 हो गया। अब I2 क्या था, वो बीटा से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये हमारे पास क्या होगा R/K/I1। सो V2 इज इक्वल टू व्हाट, ये R और I1 तो V1 हो गया, तो ये हो गया V1 इंटू K हो गया। यानी कि जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई की वो यहाँ प्रॉपर्टी यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होकर आ गई। और देयरफॉर चूंकि इस V/IR के ऊपर हमारे पास दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज जो हैं सुपरपोजिशन और होमोजेनिटी दोनों की दोनों सेटिस्फाई हो रही हैं, देयरफॉर ये जो डिवाइस होगी, कोई भी डिवाइस जिसके टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक्स V/IR होंगे, इट विल बी अ लीनियर डिवाइस होगी। मैं आप लोगों के लिए ऊपर छोड़ता हूँ एक छोटा सा काम कि अगर आप लोगों ने इस चीज़ को चेक करना है तो चेक आउट कि अगर हमारे पास V/I² हो तो क्या ये डिवाइस जो है ये लीनियर होगी या नहीं होगी। इस पर ये दो चीज़ें लगाएं और उसके बाद असेस कर लें अपनी अंडरस्टैंडिंग को कि वो कहाँ तक जा रही है। अब हमने पहला लॉ जो है वो हमने देख लिया एंड दैट इज़ दी ओहम्स लॉ।
let us discuss the second law, which is actually the Kirchhoff's law. Kirchhoff's law और Ohm's law जो हैं ये एक बहुत ही वाइटल बेसिक लॉज हैं जो कि सर्किट एनालिसिस के अंदर यूज होती हैं. दैट इज द Kirchhoff's लॉ. Kirchhoff's लॉ दो तरह के हैं और ये काफ़ी पुराने हैं. 1848 के अंदर एक रशियन यंग साइंटिस्ट था गुस्टोव किर्शोफ, उसने प्रपोज किए थे ये दो लॉज. पहला लॉ क्या कहता है? पहला लॉ ये कहता है कि हमारे पास करंट जो है, करंट लीविंग द नोड इज इक्वल टू द करंट एंटरिंग द नोड. मायने क्या हुआ कि the sum of the current at any node is equal to 0. That is, sum of the currents at any node is equal to 0. दूसरा जो इसका बहुत ही मशहूर लॉ है वो है वोल्टेज लॉ. दिस इज नोन एज दी, जस्ट अ मिनट, दिस इज नोन एज दी KCL. दूसरा लॉ हमारे पास क्या कहता है कि वोल्टेज राइज इज इक्वल टू द वोल्टेज ड्रॉप और द KVL. मायने क्या है कि अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इन अ क्लोज लूप इज 0. सो अभी हम एक छोटी सी एग्जांपल करेंगे KCL के लिए और हम देखेंगे कि हम लोगों ने इस चीज़ को कैसे हम लोगों ने समझा और क्या नहीं समझा. इसमें एक दो और छोटी छोटी चीज़ें आएंगी विच आर द कन्वेंशन. सो लेट अस डू एन एग्जांपल. एग्जांपल के अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे पास एक सर्किट है. फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा सर्किट ले लेते हैं. ठीक है, इसको मैं कहता हूं दिस इज R1, दिस इज RC, दिस इज RL. अब इसमें सर्किट में पहले टोटल नोड्स निकाल लेते हैं कितनी है. ये IFS, दिस इज IF1, दिस इज IFC. इसमें पहली नोड तो हमारे पास एक ये बन रही है, दिस इज नोड नंबर 1, क्योंकि ये नोड और ये नोड जो है इसके ऊपर कॉमन है. RL और RC इस नोड के ऊपर हमारे पास कनेक्टेड है और RC और R1 की एक ये नोड होगी और एक नोड ये होगी. यानी कि हमारे पास टोटल में हमारे पास वी हैव 4 नोड्स. इसको हम नेम कर देते हैं A, B, C, इसको मैं D कर देता हूँ. अब लेट अस राइट द KCL फॉर नोड नंबर 1. लॉ ये है कि अगर हमारे पास करंट एंटर करेगा नोड में तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, एक नेगेटिव साइन यूज करेंगे. और अगर हमारे पास करंट जो है वो लीव करेगा नोड को, उसके लिए हम पॉजिटिव जो है वो हमारे पास करंट जो है हम उसको यूटिलाइज करेंगे. सबस्ट्रेट उसके लिए हम पॉजिटिव वैल्यू जो है वो यूज करेंगे. सो नोड ए के ऊपर क्या है, एट नोड ए दो करंट हमारे पास जो है वो एंटर हो रहे हैं. एक करंट हमारे पास एंटर हो रहा है एंड दैट इज दिस करंट I1 एंटर हो रहा है. सो दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ IF1 और IFS जो है वो यहाँ से लीव हो रहा है तो प्लस IFS इज इक्वल टू 0. या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि IFS माइनस IF1 इज इक्वल टू 0. एट नोड बी दोनों के दोनों करंट जो है हमारे पास वो बाहर की तरफ जा रही हैं. सो एट नोड बी वी हैव माइनस ऑफ IF1 माइनस ऑफ IFC इज इक्वल टू 0. ठीक है, सॉरी, दोनों के दोनों करंट बाहर जा रहे हैं, सो दे शुड बी अ पॉजिटिव वैल्यू. दे आर लीविंग द नोड. एट नोड सी वी हैव I of C और यहाँ से हमारे पास ऊपर से हम एक करंट IFL ले लेते हैं. एट नोड C वी हैव I of C भी एंटर हो रहा है और हमें IFL भी एंटर हो रहा है, तो दिस माइनस I of C माइनस IFL इक्वल टू 0. और इसी तरह एट नोड D अगर हम देखें, जो कि ये हमारे पास ऊपर वाली नोड थी, ये वाली, इस नोड के ऊपर हमारे पास जो KCL अगर हम लगाएं तो इट इज़ इक्वल टू IFS अंदर आ रहा है
IFL बाहर आ रहा है, दैट इज़ IFS माइनस IFL दैट इज इक्वल टू 0. सॉरी दिस इज माइनस IFS प्लस IFL इज इक्वल टू 0. कि करंट जो कि एंटर होता है नोड के अंदर उसके लिए हम नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, और जो करंट लीव होता है उसके लिए हम क्या लेते हैं, उसके लिए हम पॉजिटिव वैल्यू जो है वो लेते हैं. अब हमारे पास फॉर एग्जांपल एक KCL की मदद से हम एक सर्किट को छोटा सा सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम जो है इसको सर्किट को हम एक KVL की भी एक हम असेसमेंट जो है वो प्रॉब्लम जो है हम वो करेंगे. तो हमारे पास let us do the same here. हम इसी चीज को okay, so we have an R of L here, और इसके क्रॉस कुछ वोल्टेज है V of L. think I need to erase a little bit few things in here, ताकि जो क्लटर है हमारे पास ये जो है हमारे पास ये कम हो जाए. I have to actually draw the whole circuit again, I think so. Okay, this is R of L. We have V of L, we have इसके क्रॉस जो वोल्टेज है हम माइनस इधर लेंगे, पॉजिटिव इधर लेंगे, एंड वी कॉल इट VC. इसके क्रॉस पॉजिटिव हियर, नेगेटिव हियर V1, और ये हमारे पास जो है ये V of S है. सो इफ वी राइट, बिकॉज इट्स अ क्लोज लूप, तो हम इसके क्रॉस सिर्फ एक हमारे पास KVL की इक्वेशन बनेगी. किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये कहता था कि क्लोज लूप के अंदर जो है जो वोल्टेज राइज इज इक्वल टू द वोल्टेज ड्रॉप. तो हमारे पास जो वोल्टेज सोर्सेज होते हैं हम उसको नॉर्मली नेगेटिव साइन लेते हैं, कि हम देखेंगे करंट ऐसे मूव कर रहा है और इस डायरेक्शन से हमारी तरफ की तरफ वापस जा रहा है. सो हम V of L जो है इट इज़ द ओनली करंट कि जहाँ से करंट अंदर की तरफ आ रहा है, तो हम ये लेंगे V of L माइनस R of C में से करंट बाहर की तरफ था, यहाँ से भी करंट बाहर की तरफ था माइनस. तो ये जो वोल्टेज होगा, क्योंकि ये प्लस से साइन बाहर की तरफ निकल रहा है, तो इट इज़ ये अगेंस्ट सोर्स तरफ एक्ट कर रहा है, तो इट इज़ माइनस V of C. यहाँ से करंट जो है R1 के क्रॉस पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर की तरफ जा रहा है, तो इट इज़ माइनस V1. और यहाँ भी चूंकि करंट जो है वो पॉजिटिव से निकल रहा है, तो हम इसको भी माइनस VS लेंगे, दैट इज़ इक्वल टू 0 वोल्ट फॉर दिस गिवन सर्किट. सो हमारे पास किसी भी एक KCL लगाने के लिए या KVL लगाने के लिए दो प्रॉपर्टीज़ ये हैं या दो एजम्पशंस ये हैं कि हमने कभी भी अगर करंट जो है वो नोड के अंदर दाखिल हो रहा है तो वी टेक इट अ नेगेटिव वैल्यू, अगर वो करंट लीव कर रहा है तो हम उसको पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं. इसी तरह अगर हमारे पास वोल्टेज सोर्सेज के अंदर हमने KVL लगाना है, तो अगर करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है तो हम उसको नेगेटिव साइन करते हैं, और अगर वो पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर एंटर हो रहा है तो वो हम उसको जो है वो पॉजिटिव जो है उसको हम साइन जो है वो यूटिलाइज करते हैं. इसमें कुछ जनरल ऑब्जर्वेशन है, वो ये है कि अगर आपके पास इफ़ यू नो द करंट इन द रजिस्टर, अगर आपके पास करंट पता है, करंट इन अ रजिस्टर आपको पता है, तो फिर आप उसके क्रॉस जो है वो वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं. यू कैन फाइंड आउट द वोल्टेज, ठीक है. और वाइस वर्सा, अगर आपको वोल्टेज पता है तो आप करंट फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर हमारे पास इफ ओनली two elements are connected to a node, अगर आपको किसी एक का करंट पता है, इफ यू नो करंट ऑफ वन एलिमेंट, तो फिर आपको दूसरे का भी करंट का आपको पता लग जाएगा, क्योंकि किरचॉफ्स का जो करंट लॉ है वो ये कहता है कि करंट एंटरिंग इज इक्वल टू द करंट लीविंग द नोड. एंड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास जो किरचॉफ्स करंट लॉज हैं या किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में खाली किरचॉफ्स लॉज कहते हैं, ये और ओह्म्स लॉ जो है ये इकट्ठे यूज़ होता है किसी भी सर्किट को यूटिलाइज करने के लिए. इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसके अंदर हम इसकी एक एप्लीकेशन देखेंगे, और उसके बाद हम सिंपल रेजिस्टिव सर्किट्स के ऊपर जो है हम मूव ऑन कर जाएंगे, एंड दैट विल इंशाल्लाह बी डन इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू वेरी मच. टिल दैट टाइम टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.